हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल से हम अपने क्लास में सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को, स्टेट्स ऑफ मैटर के। तो चलिए, कल 7 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम लोगों ने डील किया था कल की वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादातर इस प्रॉब्लम में, इस चैप्टर के एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स ही हैं। चलिए, तो 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। अगर एक गैसियस मिक्सचर हमने लिया व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 को लिया, उसका वॉल्यूम क्या है? 0.5 लीटर है। एट 0.8 बार इतना प्रेशर है एंड 2 लीटर ऑफ डाई ऑक्सीजन लिया, O2 लिया हमने, कितना? 2 लीटर। और किस पे? 0.7 बार प्रेशर पे, 0.7 बार प्रेशर पे। कह रहा है आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1 लीटर वेसल। 1 लीटर के वेसल में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इस मिक्सचर को 1 लीटर के वेसल में रखा जा रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जा रहा है। तो कह रहा है कि टोटल प्रेशर क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर न घट रहा है न बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर न घट रहा है न बढ़ रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? टेम्परेचर न घट रहा है न बढ़ रहा है, उस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन में बायल्स लॉ का यूज करेंगे। तो भाई बायल्स का लॉ अगर हम लेके चले, किसके लिए? पहले H2 के लिए लेके चलते हैं। H2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हम जानते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो अब हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है? P1 0.8 बार, 0.8 इंटू वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर, 0.5 इज इक्वल टू, अब V2 को हमने क्या लिया? 1 लीटर ले लिया, यानी 1 लीटर के वेसल में हमको रखना है। तो V2 क्या हो गया? 1 लीटर हो गया। और हमको फाइंड आउट करना है P2 हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हमको मिलेगा क्या? P2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, मिल गया कितना? 8 5 जा 40, 0.4 बार, 0.4 बार प्रेशर हो गया। किसका? हाइड्रोजन का। किसमें? 1 लीटर के वेसल। अब O2 के लिए सेम एज, डाई ऑक्सीजन के लिए सेम एज, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो P1 इसका कितना है? 0.7 बार इनटू V1 इसका कितना है? 2 लीटर इज इक्वल टू P2 इसका भी हमको पता करना है। और V2 कितना हो जा रहा है? 1 लीटर हो जा रहा है। देन P2 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.4 बार। तो ये डाई ऑक्सीजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। हेंस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.4 बार डाई हाइड्रोजन का और 1.4 बार डाई ऑक्सीजन का, यानी कुल मिला के 1.8 बार। ये टोटल प्रेशर हो गया। पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको। 1.8 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 5 पास्कल आप लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो 1 बार इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 5 पास्कल। तो ये हमारा हुआ 8वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। तो अपना अगला प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 2 बार प्रेशर
व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट एचटीपी। एचटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी डेंसिटी क्या होगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के साथ डेंसिटी का रिलेशन हमको शो करना है। तो डेंसिटी का रिलेशन जो हमको शो करना है, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है, मान लो पहले डेंसिटी को हम ρ1 मान लेते हैं। तो ρ1 जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक तो हमारी जो डेंसिटी है, प्रेशर है, प्रेशर के भी P1 के भी और टेम्परेचर के भी। या हम कह सकते हैं कि इसको इधर लेके आए तो दोनों डिवाइड होंगे, ρ1 बाई P1 T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या, ρ2 इज इक्वल टू P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 एंड P2 और ρ2 बाई P2 T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसको देखते हुए हम राइट कर सकते हैं क्या, ρ1 बाई P1 T1 इज इक्वल टू ρ2 बाई P2 T2 हो सकता है। अब PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम देखें, PV इज इक्वल टू nRT से हम अगर देखें, PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम देखें, तो यहाँ हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है PV इज इक्वल टू m बाई m RT और PV इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई m। डेंसिटी को रो रखो, रो V बाई m RT, या फिर हम क्या करें, P इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई m इंटू V कह सकते हैं, यहाँ RT कह सकते हैं। V से V कैंसिल आउट कर दें तो इधर अगर हम भेजें तो हमारी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM बाई RT। ये डेंसिटी का वैल्यू। तो इस रिलेशन से अगर हम देखते हैं, इस रिलेशन से अगर हम देखते हैं तो यहाँ डेंसिटी के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ρ1 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, PM बाई P1 M1 बाई RT और यहाँ m लिख दो, क्यों, एक ही गैस है, अलग अलग तो है नहीं, एक ही गैस है, अलग अलग तो है नहीं। और एंड ρ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 M बाई RT। अब P1 बाई P2 अगर हम ρ1 बाई ρ2 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, P1 M बाई RT बाई P2 M बाई RT। यहाँ देखो M से M कैंसिल, RT से RT कैंसिल, हमको मिला क्या, इज इक्वल टू P1 बाई P2, P1 बाई P2, या कह सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू D1 बाई D2, D1 बाई D2। इतना समझ में आया, इतना आ गया समझ में। तो अब आगे, सॉरी यहाँ टेम्परेचर 2 हो रहा है, T1 और T2 हो रहा है, एक जैसा टेम्परेचर नहीं, सॉरी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं R बाई T1। क्वेश्चन में दो टेम्परेचर हमको दिख रहा है, एक 27 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है और दूसरा हमको दिख रहा है क्या, STP यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर 2 दिख रहा है, एक ही टेम्परेचर नहीं।
तो यहाँ T2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमको मिलेगा क्या, ये ऊपर चला गया P1 बाई P2 इज इक्वल टू P2 बाई P1, ये चूंकि नहीं P1 बाई P2 यहाँ हो गया P2 M बाई R T2। तो यहाँ M से M कैंसिल हुआ, R से R कैंसिल हुआ, हमको मिला क्या P1 बाई P2 इंटू T2 ऊपर जाएगा T2 बाई T1, T2 बाई T1। अब 2 बार प्रेशर है, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP। STP पे क्या जो है कि हमको इसकी डेंसिटी मिलेगी, यानी कि P2 फाइंड आउट करना है, ये ρ2 हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ ρ1 हमारा है, इसको इधर किनारे लिख लेते हैं, फिर हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1। तो ρ1 हमारा कितना है 5.4 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर है, 5.46 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर है, पर क्यूबिक डेसीमीटर है। तो यहाँ पे 5.46 लिख लिया हमने, 5.46 बाई ρ2 दूसरे की डेंसिटी इज इक्वल टू P1 प्रेशर कितना है 2 बार है, बाई और STP पे 1 बार प्रेशर, यानी कि इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू T2 हमारा क्या होगा, T2 होगा 273 केल्विन और T1 कितना है 273 प्लस 27 T1 है। जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो T2 हमारा इतना होगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा यहाँ पे 5.46 बाई ρ2 इज इक्वल टू 2 इंटू 273 बाई 300 सॉरी जोड़ दिया 27 73 तो हो गया 100 200 300 हो गया, 300 केल्विन हो गया। तो अब यहाँ पे ρ2 को ऊपर लेके आए, इसको नीचे लेके आए, तो हमको मिलेगा क्या, और ρ2 इज इक्वल टू 5.46 इंटू 300 बाई 2 इंटू 273 और इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलता क्या है, ये लगभग हमको मिलता है 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के ये मिलेगा, क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको 300 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 गुना हो जाएगा। 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 1 5 5 3 जा 15, लगभग 3 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर होगा। एक्यूरेटली अगर निकालना होगा तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको डेंसिटी जो है कि STP पे मिल जाएगी। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है 34.05 ml of phosphorus vapor weighs 0.0625 gram at 546 degree Celsius and 0.1 bar pressure. What will be the molar mass of phosphorus? क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमारे पास V है 34.05 ml
हमारे पास m है 0.0625 ग्राम, हमारे पास T है, T मीन्स डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस 546 इज इक्वल टू 639 4711 527 एंड 8 639 7411 527 8 केल्विन 819 केल्विन 819 केल्विन ये टेम्परेचर है हमारे पास और प्रेशर भी है, P है 0.1 बार। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास इज व्हाट। तो यहाँ हम रखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे, PV इज इक्वल टू nRT, n का वैल्यू रख दिया, PV इज इक्वल टू m बाई m RT, R का वैल्यू अब यहाँ पे इतना ml दिया है तो पहले इसको लीटर में बदल दो, 34.05 बाई 1000 लीटर कर लेते हैं। तो जब लीटर किया तो जो है हमारा R किस में आएगा, R का वैल्यू क्या होगा, उस समय R का वैल्यू होगा 0.083 लगभग। तो अब यहाँ पे प्रेशर हमको दिया हुआ है 0.1 बार, इनटू वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 34.5 बाई 1000 इज इक्वल टू m हमको पता है 0.0625 बाई m हमको नहीं पता है, r का वैल्यू पता है इनटू 0.083 और T का भी वैल्यू हमको पता है 890। तो m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू 0.0625 इंटू 0.083 इंटू 819, ये बाई में है तो ऊपर चला गया इंटू 1000 बाई ये ऊपर है तो नीचे आ गया 0.1 इंटू 34.5। इसको अगर पूरे को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मोलर मास निकल के आ जाएगा, मोलर मास हमारा निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद लगभग हमारे पास आंसर जो मिलेगा वो हमारा है, कितना निकाला था मैंने, 1247.7 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये मोलर मास। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे राउंड फ्लास्क में क्या करना है, राउंड बॉटम फ्लास्क में उसको रखना है। अब वो हीट करना शुरू करता है 27 डिग्री सेल्सियस तक हीट को ले जाने के लिए, लेकिन वो भूल जाता है और भूलने के बाद फ्लास्क को वो क्या करता है, गर्म होने देता है। वैसे ही वो जो है रख देता है भूल के, और फ्लेम पे रखने के बाद वो कंटिन्यूअस गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि नहीं यार टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया होगा, हमको क्या करना था 27 डिग्री सेल्सियस रखना था टेम्परेचर। तो यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना था। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एयर का वॉल्यूम जितना बढ़ गया उतना ही एक्सपेल्ड आउट होगा। अब बढ़ के 477 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर,
वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हो रहा है। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हो रहा है, वो शो हो रहा है, मतलब चार्ल्स लॉ को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v1 by t1 इज इक्वल टू v2 by t2, v1 by t1 इज इक्वल टू v2 by t2। अब मान लेते हैं हम, लेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क is equal to V पर क्यूबिक सेंटीमीटर, V पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया इसका नाम। तो हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज इक्वल टू V क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना मान लिया। अब इसको अगर हम यूज करें, इसको v1 by t1 इज इक्वल टू v2 by t2। पहले टेम्परेचर हमारा क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस, v1 कितना, v, तो इसको हमने मान लिया v by t1 27 डिग्री 273 प्लस 27 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे v2, यहाँ v2 कितना होगा, v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे T2 हमारा कितना है 273 प्लस 477, मीन्स हमको मिला क्या, V बाई ये तो 300 हो गया इज इक्वल टू V2 बाई कितना हुआ, 2 4 2 6 7 3 10 15 4 2 6 7 750, और V2 is equal to V into 750 by 300, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 15 से काटो, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। तो यहाँ पे हमको मिला क्या, V2 is equal to 5 by 2 V, या फिर हम लिख सकते हैं V2 is equal to 2.5 V, V2 2.5 V हो गया। रहना कितना चाहिए, V रहना चाहिए, हो गया कितना 2.5 V। तो अब यहाँ पे हम रखते हैं क्या, 2.5 V हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम टू बी एक्सपेल्ड इज इक्वल टू कितना रहना चाहिए, V हो गया 2.5 V, माइनस V कर दो, मतलब 1.5 V हम बाहर निकलेगा, 1.5 V बाहर निकलेगा। तो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, कितना फ्रैक्शन एक्सपेल्ड आउट होगा। तो अब इसको फ्रैक्शन में बदल दो, कितना फ्रैक्शन एक्सपेल्ड आउट होगा, ये टोटल वॉल्यूम है, और उसका इससे हम क्या कर देते हैं, एक्सपेल्ड आउट हो। तो हम करते क्या हैं, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1.5 V by 2.5 V। तो यहाँ क्या हो गया, 3 5 से अगर डिवाइड किया तो, और ये हो गया कितना 5, V से V इज इक्वल टू 3/5, फ्रैक्शन हो गया 3/5, यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो 0.65 0.6 आ
ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस, 4 मोल गैस का हमने लिया है, ऑक्युपाइंग 5 क्यूबिक डेसीमीटर एट 3.32 बार, इतना प्रेशर है और इतना वॉल्यूम है, इतना मोलर नंबर ऑफ मोल्स है, m का वैल्यू और 0.083 बार। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, n का वैल्यू है 4 और p का वैल्यू है 3.32 बार, v का वैल्यू है 5 क्यूबिक डेसीमीटर, r का वैल्यू है 0.083। पूछ रहा है टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर है हमारा 3.32 इनटू वॉल्यूम है 5 इज इक्वल टू n का वैल्यू है 4 इनटू r का वैल्यू 0.083 इनटू t और T इज इक्वल टू 3.32 इंटू 5 बाई 4 इंटू 0.083। तो यहाँ देखते हैं 4 से अगर इसको हम डिवाइड करें डिवाइड होगा 4 8 जा 32.8 हो गया और 32 133 4 जा 0.83 है, 84 हो गया, 0.84 हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर लें 5 से, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 42 हो गया, 4.20 0.083। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 डिजिट है तो 4200 एक और बढ़ा लिया 83 कर दिया, तो 4200 डिवाइडेड बाई 83 तो हो गया क्या 4 टाइम 420 है, जाएगा डिवीजन 5 टाइम, सॉरी 5 टाइम डिवीजन जाएगा 5 टाइम, तो हो गया क्या 3 8 जा 3 5 जा 15 41 510 लगभग 2 टाइम 52 के। के लगभग आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा लीक से अलग हटके है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। डाइनाइट्रोजन गैस के 1.4 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसको हमको कैलकुलेट करके निकालना है। तो हम जानते हैं कि मोलर मास of N2 is equal to 28 ग्राम। 28 ग्राम एक मोल के बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना होगा, नाइट्रोजन के एक एटम में
एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम मिला के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 7 यानी 14 इलेक्ट्रॉन। तो 28 ग्राम में कितना होगा, 2 इंटू 7 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना, एक मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर यार, ये तो 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, 6.022 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर 28 ग्राम में है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 2 इंटू 7 इंटू 6.022 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 23 बाई 28। तो 1.4 ग्राम में कितने होंगे, 2 इंटू 7 इंटू 6.022 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 23 बाई 28 इंटू 1.4। अब देखो 2 से डिवाइड कर दिया 14 हो गया, 7 से डिवाइड कर दिया 2 हो गया, अब 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 0.7 हो गया, इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 टू 14, 7 टू 14 1 15 1 और 6 7 42, पॉइंट कितने डिजिट पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4.215 या इंटू 10 इज रेज टू द पावर 23, या हम कह सकते हैं 4.2 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 Avogadro number of wheat grains if 10 is raised to the power 10 grains distributed each second अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 10 is raised to the power 10 grains of wheat, तो पूरे एक साल में 1 Avogadro नंबर डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना समय लगेगा, इसको देखते हैं। ईच सेकेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो, है ना, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है Avogadro नंबर, आप जानते हो Avogadro नंबर क्या होता है, नंबर is equal to 6.022 into 10 is raised to the power 23, इतने ग्रेन्स हैं पर सेकेंड, 10 is raised to the power 10 ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना समय लगेगा ये बता रहा है पर सेकेंड। तो इसको डिवाइड कर दो, टाइम इज इक्वल टू नंबर 6.022 into 10 is raised to the power 23 divided by 10 is raised to the power 10, 10 is raised to the power 10 means कितना हो गया, 6.022 into 10 is raised to the power 23 minus 10 is equal to 6.022 into 10 is raised to the power 10 is raised to the power कितना 13, इतना सेकेंड लगेगा, इतने सेकेंड में हम जानते हैं। अब ये बहुत अधिक समय हो गया, बहुत अधिक सेकेंड हो गए, एक घंटे में क्या होता है 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है।
अब हम मानक टाइम का 1 ईयर मान लेते हैं, छोटा समय लेके चलने से काम चलने वाला है यहाँ पे नहीं। तो 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 ईयर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड एक घंटे में, 24 घंटे एक दिन में, और 365 दिन एक साल में। तो ये हमारा हो गया क्या, अगर मल्टीप्लाई करें तो 365 मल्टीप्लाई बाई 24, इसको फिर से हम 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो जीरो और बढ़ा लो इधर, इज इक्वल टू कितना हो गया, 32536 000, या हम लिख सकते हैं क्या, 3.2536 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 7। तो नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 30 बाई 3.2536 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 7। इससे डिवाइड कर लेंगे, और इससे डिवाइड करने के बाद हमारा लगभग 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 आ कितना रहा था, आ रहा था 3 2 जा 6, लगभग 1.9, पूरा दो बार जाएगा नहीं क्योंकि अधिक हो जाएगा, तो 1.9 कर लिया इंटू 10 इज रेज टू द पावर 13 माइनस 7, या 1.9 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 6 ईयर्स। इतने साल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज अ हॉट क्वेश्चन, थोड़ा सा हॉट है। अब टाइम को सेकंड में आप निकाल दिया, सेकंड में आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दिन महीने साल में निकालने में थोड़ी सी ट्रबल होगी। आप इस नंबर को देख रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है, तो एक साल में कितना सेकंड आता है उसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा कि कितने साल में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ग्रेन्स हमारे पास है आवागाद्रो नंबर। तो आप सोच सकते हो कि ये आवागाद्रो नंबर कितना बड़ा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंफाइंड इन अ वेसल 1 क्यूबिक डेसीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले तो हमारा सबका मास दिया हुआ है, सबका हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कौन है, पहले मिक्सचर में ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू 8/32। आप जानते हो 16 एटॉमिक मास होता है वो का, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो 32 ग्राम पर मोल से अगर इसको डिवाइड करें तो हमको मिलता क्या है, 1/4। 1/4 मतलब 0.25 मोल, इतने मोल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 4 ग्राम है, 4/2 मीन्स 2 मोल्स, 2 मोल्स इसके हो गए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स
टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो मिक्सचर का निकल के आ रहा है ये n की वैल्यू है 2 प्लस 0.25 मीन्स क्या हो गया 2.25 मोल, इतने मोल्स हो n का वैल्यू मिल गया हमको। अब हम क्या करते हैं और हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, और इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.083 बार क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। तो और प्रेशर दिया हुआ 1, वॉल्यूम दिया हुआ सॉरी 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर प्रेशर हो गया। T का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, वॉल्यूम हो गया ये, T का वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन। अब हमसे पूछ रहा है P इज इक्वल टू व्हाट, तो लगाते हैं PV इज इक्वल टू nRT, वही अपना गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं और बड़े आराम से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए प्रेशर हमको पता नहीं है, V हमको पता है, N हमको मालूम है 2.25, R का वैल्यू मालूम है 0.083, T का वैल्यू मालूम है 300 बाई ये इतना पता है हमको। तो P इज इक्वल टू क्या 2.25 इंटू 0.083 इंटू 300 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 83 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 8 3 जा 24 और 2.25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 225 से कर लो फिर इकट्ठा पॉइंट लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हो गया क्या 5 9 जा 45, अब यहाँ 1 2 3 4 5, 5 में से क्या किया 2 को घटा दिया यानी 3 1 2 3 मीन्स 56.025 बार, या हम नियरली लिख सकते हैं क्या 56 बार। तो ये भी क्वेश्चन हो गया 56 बार, इसका आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है payload is defined as the difference between the mass of displaced air and the mass of the balloon। मास ऑफ द बैलून और एयर कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं पेलोड कहते हैं। कैलकुलेट द पेलोड, यही पेलोड हमको कैलकुलेट करना है। व्हेन अ बैलून ऑफ रेडियस 10 मीटर मास 10 kg 100 kg is filled with helium at 1.66 bar, 100 kg हीलियम फिल किया जा रहा है इतने बार प्रेशर पे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ एयर और आर का वैल्यू। चलिए तो पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम को V बैलून अगर है, बैलून का शेप है तो V को कैलकुलेट करने के लिए हमको 4/3 पाई आर क्यूब का यूज करना होगा। स्फेरिक शेप का बैलून हो, ये फार्मूला हमने यूज कर लिया, ये मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब को हमको यूज करना होगा। अब यहाँ वो क्या रहा है
देखते हैं 4/3 पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 इंटू आर है 10 मीटर 10 के पावर 3। तो हमको मिला क्या 88, 3 जीरो बढ़ा लिया बाई 21 डिवाइड कर लो 88,000 को हम डिवाइड कर लेते हैं 21 से। तो 21 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2 4 जा 8 4 टाइम 84 4 आ गया यहाँ जीरो उतार लिया मिला क्या 21 1 जा 21 9 1 19 हो गया एक जीरो उतार लिया यहाँ पे 2 9 जा 18 1 89 1 बचा रह गया एक जीरो यहाँ आया था एक जीरो यहाँ आया था एक जीरो यहाँ भी आ गया डिवीजन नहीं जाएगा पॉइंट बढ़ा दिया यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लिया एक जीरो गया 2 4 जा 8 84 हो गया यहाँ 6 हुआ यहाँ पे 1 हो गया यहाँ पे एक जीरो बढ़ा तो क्या हो गया यहाँ पे एक जीरो बढ़ा तो एक जीरो बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या हुआ एक जीरो बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या हुआ कितने टाइम यहाँ पे 2 6 जा 18 2 6 जा 12 2 7 जा 14 7 टाइम तो 147 हो गया मतलब इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू 4190.5 एस्टिमेटेड। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया ये क्या हुआ वॉल्यूम हो गया इतना क्या क्यूबिक मीटर इतना हो गया क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। हम जानते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू ये हो गई 4190.5 इंटू कितना दे रहा है 1.2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4190.5 1.2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको मिला 5 2 जा 10 1 9 2 जा 18 3 हो गया यहाँ पे 4 2 जा 8 1 5 जा 5 0 9 1 4 0 6 8 2 0 5 अब यहाँ पे 2 डिजिट यानी कि 5028.6 kg ये मास ऑफ एयर निकल आया एक मास तो हमारा निकल गया एक मास हमारा निकल गया। अब हम पेलोड जो दे रहे हैं हीलियम के मास को कैलकुलेट करेंगे हीलियम के मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हीलियम के मास को कैलकुलेट करने के लिए 100 kg फिल किया जा रहा है हीलियम 100 kg फिल किया जा रहा है हीलियम। तो इसके लिए हम करेंगे क्या अब हीलियम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हम वही PV इज इक्वल टू nRT को यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन तो यहाँ PV इज इक्वल टू nRT अगर हम यूज करते हैं यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT तो प्रेशर कितना है आप देख रहे हो प्रेशर कितना है 1.66 बार 1.66 इंटू वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम कितना हो रहा है इसको हम देखते हैं
नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए वॉल्यूम कितना निकल के आया 4190.5 4190.5 इज इक्वल टू एन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.083 इनटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मींस टी का वैल्यू क्या हो गया 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 तो हमारा मिला क्या इनटू 300 हो गया। अब n इज इक्वल टू क्या हो गया 1.66 इंटू 4190.5 बाई 0.083 इंटू 300 लगभग इससे अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 टाइम में 16683 से चला जाता है तो ये 2 डिजिट है ये 3 डिजिट है तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 166 और 83 को ले लिया तो 83 लिया तो यहाँ 166 इंटू 10 इंज रेज टू द पावर 2 हो गया और इधर 83 ले लिया तो 10 इंज रेज टू द पावर -3 हो गया -3 तो यहाँ हो गया 20 टाइम में ये कटेगा 20 टाइम। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो इसको 2 से हम देखते हैं 2 5 जा 10 1 हो गया 2 9 जा 18 2 1 जा 2 1 3 अब 4 2 जा 8 बाई कितना आ गया 30 अब 30 से डिवाइड कर लेते हैं 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8381 डिवाइडेड बाई 30 2 जा 60 3 2 8 3 7 जा 24 होता है 3 7 जा 21 होता है तो 0 2 1 यहाँ पे 8 2 1 आ गया 281 2 9 जा 27 2 9 जा 27 2 9 7 0 तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ा दिया 0 हो गया तो यहाँ पे 3 3 जा 9 3 3 जा 9 90 हो गया 20 आ गया एक जीरो और बढ़ गया तो 3 6 जा 8 3 6 जा 18 180 हो गया फिर 6 6 बढ़ता चला जाएगा यानी हम कह सकते हैं 279.36 या 37 इतने मोल्स हो गए इतना मोल हो गया। अब इधर देखते हैं हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास हीलियम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम क्या हो गया इज इक्वल टू 4 ग्राम मोलर मास है मोलर मास ऑफ हीलियम देन मास ऑफ हीलियम एज पेलोड की तरह हीलियम अगर भरा जा रहा है तो कितना मास होगा इसका 4 इंटू कितना आया है 279.37 अब ये मल्टीप्लाई कर लो
इतना केजी हो गया। तो अब पेलोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेलोड इज इक्वल टू इतना, इतना मास था किसका, एयर का, 5028.6 केजी माइनस 1117.48, या 5 कर लो, इसको हम 5 कर लेते हैं, 8 डिजिट तक अगर लेके जाए तो हमको मिलेगा क्या, 3 1 हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 से 1 गया, 1 हो गया, और यहाँ 10 से 1 गया, 9 हो गया, 1 हो गया। ये इतना पेलोड है और 100 केजी पहले से भरा हुआ है, 100 केजी पहले से भरा हुआ है, तो माइनस 100 केजी करो इज इक्वल टू 3811.1 केजी। ये आपका लगभग आंसर आएगा। कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतने ही क्वेश्चंस को डील किया जाएगा, और क्वेश्चंस बचे भी नहीं हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको कल डील कर लेंगे। ओके।